एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन ए हम डिस्कस करने वाले। पहले मेरे ख्याल से मॉड्यूल सभी के पास है, हार्ड कॉपी या तो सॉफ्ट कॉपी। अब तो सेक्शन ए में A1 डाउट है तो बस हैंड रेज कर देना या तो पूछ लेना कि हाँ ये डाउट है। A2 A3 A4 A5। सेक्शन ए में कोई डाउट किसी को? ठीक है। सेक्शन बी पार्ट 1 में B1 B2 B3 यस सर B3। ठीक है B3। तो B3 में देख लो, इस एग्जाम्पल को हम B और C की वैल्यू लेके भी कर सकते हैं, उसी से ये इजीली आता हुआ दिखेगा। जनरल वे से भी जा सकते हैं, लेकिन वो वैल्यू लेके करेंगे तो बहुत इजीली वो आता हुआ दिखेगा रिजल्ट हमें। तो क्या करते हैं हम यहाँ पे, जैसे ये an इज इक्वल टू हमें बोला गया है कौन से सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, ये ax सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब इसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे, a 2a 3a 4a, इस तरीके से आते चले जाएंगे। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे बी एंड सी की जगह पे वैल्यू ले लेते हैं। और ये ध्यान रखना वो कैसा बोला गया, रिलेटिवली प्राइम। रिलेटिवली प्राइम क्या होता है पता है क्या सभी लोगों को? रिलेटिवली प्राइम या को प्राइम, टू नेचुरल नंबर्स। अब आज वैसे लिखवाने वालों में नेचुरल नंबर, इरेशनल, रैशनल, यही सब करना है हमें इसके बाद। तो रिलेटिव प्राइम अभी के लिए तो क्या है, ऐसे दो नेचुरल नंबर्स जिनका HCF 1 है, जिनका HCF 1 है, ऐसे दो नेचुरल नंबर्स। ठीक है। तो हम एक ले लेते हैं, मान लो B को हमने 3 ले लिया एंड C को हमने 5 ले लिया। अब ये दोनों नेचुरल नंबर से इनका HCF कितना आता है? HCF निकालना आता है ना सभी लोगों को? 1। ठीक है। तो इन लोगों का HCF 1 आता है, तो ये रिलेटिवली प्राइम है। तो ये देख लो, पहले तो ये Bn मतलब 3n क्या आएगा, 3n में कौन से एलिमेंट्स, 3 6 9 12 ऐसे चलते जाएंगे। एंड 5n में कौन से एलिमेंट्स, 5 10, यहाँ पे आगे 15 आने वाला है, 10 50। फिर उसके बाद 15 20। ठीक है, इस तरीके के एलिमेंट्स। इसके बाद यहाँ पे बाद में 18, थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं इसको, 21 24 27 30, इस तरीके से चलता जाएगा। यहाँ पे 25 30। ठीक है। अब जब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो बताओ कॉमन एलिमेंट्स कौन से आ रहे हैं दोनों में? 15 and 30। 15 30। इसके बाद कौन सा आएगा, 45। आगे जब बढ़ेंगे, आगे इंफिनिटी तक जा रहा है 45 और ये भी 60। इंफिनिटी तक। फिर उसके बाद 60, ये एलिमेंट्स आ रहे हैं। इसका मतलब ये एक तरीके से 15 के मल्टीपल्स है। तो 3n है तो 3 के मल्टीपल्स, 5n है तो 5 के मल्टीपल्स। तो 15 के मल्टीपल्स है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 15n। तो ये बेसिकली एक तरीके से 3 एंड 5 का क्या है, प्रोडक्ट है 15। तो इसका मतलब अगर B और C दोनों रिलेटिवली प्राइम है तो Bn इंटरसेक्शन Cn हमें क्या दे देगा, इन दोनों का प्रोडक्ट n। तो ये यहां से D इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, BC। क्लियर है? क्लियर? फिर उसके बाद B4
सेक्शन सी, ऐसे ट्राई करने के लिए मैंने बोला था, किया है क्या ये? हाँ सर। C1, C2, C3, कोई डाउट नहीं है? पार्ट 1 में सेक्शन एबीसी में कोई डाउट किसी का रह गया है क्या? ठीक, तो आगे बढ़ते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में सेक्शन ए में A1, A2, A3, A4, A4 अभी रहने दो, हमने इंटरवल्स नहीं देखे हैं, आगे आएगा ये भी इंटरवल वाला पार्ट, तो उस वक्त समझ जाओगे तुम ये, ठीक है? Yes, sir. A5, A6, फिर वो वही B1 भी बाद में ही करना। B1 कौन सा जयवर्धन? सर B1 ही था। हाँ वो बाद में, जब जहाँ पे वो दिख रहा है ना R-D और इस तरीके का, ये हम बाद में देखने वाले इंटरवल्स में, मेथड ऑफ इंटरवल जब पढ़ेंगे ना वहां पे, उस वक्त इसको करना। तुम आसान है ये क्वेश्चन, इतने कुछ ये नहीं है, बहुत आसान है, बस एक बार वो देखना पड़ेगा हमें। B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, फिर उसके बाद सेक्शन सी में C1, C2, C3, C4 बन गए सारे सेक्शन सी के। यस सर। चलो बहुत बढ़िया है। किसी का कोई डाउट रह गया है अब मॉड्यूल में, सेक्शन एबीसी में? डाउट है तो पूछ लिया करो, ठीक है? ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। 2 सेट्स वाले तो मेरे ख्याल से हमने क्वेश्चंस कर लिए थे ना, जिसमें सेट ए एंड बी आ रहा था। बताओ। हाँ सर कर। और जिन लोगों ने होमवर्क किया होगा उन्होंने तो मेरे ख्याल से फिर 3 वाले भी कर लिए हैं, जैसे ये सेक्शन सी में, पार्ट 2 के सेक्शन सी में वो C3, C4, उसमें 3-3 सेट्स हो रहे हैं, है ना, डिस्कशन में 3-3 सेट्स है, तो वो भी तुमने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। तब भी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे उसके, ठीक है? ठीक है, चलो आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। तो लिखो, क्वेश्चन लिखो तुम लोग अब। A survey of 500 television viewers produce the given information, produce the
गिवन इंफॉर्मेशन इसमें है 285, लिख लो 285 वॉच फुटबॉल, फिर उसके बाद 195 वॉच हॉकी, 115 वॉच क्रिकेट, 45 वॉच फुटबॉल एंड क्रिकेट, फुटबॉल एंड क्रिकेट, 70 वॉच फुटबॉल एंड हॉकी, 50 वॉच क्रिकेट, cricket and hockey, 50 do not watch any of the three games, any of the three games, and आएगा how many watch exactly one of the three games, exactly one of the three games। तो जल्दी से इसका आंसर बताओ। तो मतलब एग्जैक्टली वन वाला चाहिए हमें। यहाँ पे 3 सेट्स है, मतलब एक फुटबॉल देखने वाले लोगों का सेट, हॉकी देखने वाले एंड क्रिकेट देखने वाले। और सर्वे में कितने लोग शामिल थे? 500। जल्दी करो और बताओ। आ रहा है क्या किसी का?
सर 1 मिनट। ओके जल्दी करो। कितना आ रहा है? 200। नहीं, गलत है। 200। और किसी का आया? नहीं तेजस, गलत है। 260 भी। कैलकुलेशन ढंग से करो। नहीं अनिरुद्ध। हाँ मनोली का सही है। और किसी का आया है? नहीं अनिरुद्ध, फिर से गलत। और किसी का आया है? अब सही है तेजस। नहीं प्रणव। ठीक है चलो देख लो। अब जो डाटा गिवन है पहले हम उसको वो यूनियन इंटरसेक्शन इसके फॉर्म में लिखते हैं, कार्डिनल नंबर के फॉर्म में लिखते हैं। तो डाटा क्या गिवन था हमें? इन अ सर्वे ऑफ 500। तो पहले मान लेते चलो फुटबॉल। फुटबॉल देखने वाले ए हैं। ए मतलब फुटबॉल। ठीक है।
नहीं ओम, यहाँ पे तुम्हारा वो कुछ तो हुआ है, 100 का डिफरेंस आ रहा है, 325 आंसर आता है, कहीं पे तुमने कैलकुलेशन मिस्टेक की है। फिर उसके बाद हॉकी देखने वाले भी मान लेते हैं, एंड सी क्रिकेट देखने वाले। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एन ऑफ ए गिवन है 285, एन ऑफ बी गिवन है 195, एंड एन ऑफ सी गिवन है 115। ठीक है, एन ऑफ सी गिवन है 115। फिर उसके बाद एन ऑफ क्या है 45 वॉच फुटबॉल एंड क्रिकेट, फुटबॉल एंड क्रिकेट मतलब ए इंटरसेक्शन सी 45। फिर उसके बाद एन ऑफ 70 वॉच फुटबॉल एंड हॉकी, फुटबॉल एंड हॉकी का ए इंटरसेक्शन बी, तो कितने आते हैं ये 70, एंड 50 वॉच क्रिकेट एंड हॉकी, तो बी इंटरसेक्शन सी में 50। एंड यहाँ पे बोला गया है 50 डू नॉट वॉच एनी ऑफ द 3 गेम्स, तो उसको अगर इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे बताओ? एन ऑफ इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। नहीं, ए यूनियन बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ए यूनियन बी यूनियन सी मतलब क्या है, ऐसे लोग जो तीनों में से एटलीस्ट एक गेम देखते हैं, लेकिन वहां पे क्या दिया गया है 50 डू नॉट वॉच एनी ऑफ द 3 गेम्स, इसका मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट ही वो 50 है कि नहीं? ये 50 लोग कुछ भी नहीं देख रहे, इसका मतलब ये जो वेन डायग्राम आएगी इसमें ये 50 लोग मतलब इन सर्कल्स को छोड़ के ये तीनों गेम नहीं देख रहे वो। ठीक है, तो ऐसे लोगों 50 है। अब यहाँ से कितने लोगों का सर्वे हुआ था 500, तो एन ऑफ यू 500। ठीक है, अब एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी प्लस एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, ये तो एन ऑफ यू के इक्वल आता है, हमने देखा है लास्ट लेक्चर में, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। वैसे ही अब ये एक सेट है और ये उसके कॉम्प्लीमेंट है, तो हाँ सही है मेरा ये एन ऑफ यू। तो यहां से देख लो, अब हमें मिलेगा एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी 500 माइनस 50 दैट इज 450। ठीक, 450 हमें मिलेगा। अब हमें एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की जरूरत पड़ती है, क्यों पड़ती वो भी देख लेते हैं हम। अब हमें क्या चाहिए था एग्जैक्टली 1, तो ये उसकी वेन डायग्राम है, एग्जैक्टली 1 वाले की वेन डायग्राम है ये। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 1 सेट, पहले देख लेते हैं कि क्या आता है इसका एग्जैक्टली इन 1 सेट। तो ये देख लो एन ऑफ ए एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी, ए इंटरसेक्शन बी वाला रीजन 2 बार आता है तो 2 बार माइनस कर देंगे, मैंने बताया उसमें कार्डिनल नंबर जब हम देख रहे थे फॉर्मूले कैसे आते हैं उसमें डिराइव करना ये फॉर्मूला। फिर बी इंटरसेक्शन सी भी 2 बार आता है, एक बार बी में एक बार सी में, तो उसको 2 बार माइनस करना है। ठीक है, फिर उसके बाद ए इंटरसेक्शन सी भी 2 बार आता है तो उसको माइनस करना पड़ेगा 2 बार। अब जो तीनों में कॉमन रीजन है उसको हमने 3 बार ऐड किया, 6 बार माइनस किया, तो 3 बार एक्स्ट्रा माइनस हो गया, तो प्लस 3 टाइम्स ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ये हमें चाहिए। तो इसमें हमें एन ऑफ ए गिवन है, एन ऑफ बी हमें गिवन है, एन ऑफ सी हमें गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी, बस अननोन क्वांटिटी क्या है यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये अननोन है, वो हमें चाहिए होगा, वो मिल गया तो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 1 सेट मिल जाएगा। अब वो मिलेगा कैसे, तो इसकी हेल्प से ए यूनियन बी यूनियन सी हमें पता है, ठीक है, उसका रिजल्ट हमें पता है, पता नहीं है तो वेन डायग्राम से निकाल सकते हैं। तो ये देख लो एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी क्या आता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस 2 टाइम्स ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस, अब 2 नहीं
सिर्फ एक ही बार, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये रिजल्ट है। तो यहां से एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या आता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी। वैल्यू नहीं पुट कर रहा हूं मैं अभी, क्योंकि जब उसमें उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो बहुत सारी चीजें कैंसल आउट हो जाती है, ये एज इट इज पुट करेंगे। एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। तो ये सेकेंड। अब सेकेंड में जो ए आ रहा है उसको हमें फर्स्ट में पुट करना है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो देख लो, जब हम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को वहां पे पुट करेंगे 3 टाइम्स है ना, तो चलो इसकी वैल्यू निकाल ही लेते हैं, अब जरूरत है। अगर मैं सोच रहा था यहाँ पे एक बार अगर आता तो बहुत सारी चीजें कैंसल आउट हो जाती, लेकिन अब इसकी वैल्यू ही निकालनी पड़ेगी, पहले तो निकाल ही लेते हैं। ये कितना है 285, ये है 195, ये है 115, ये कितना गिवन है हमें, ए इंटरसेक्शन बी है 70, ये है 50 है ना ये, हाँ, और ये है 45, और ये यूनियन बी यूनियन से कितना आ रहा है 450। तो यहाँ से हमें ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी मिलेगा, वो कितना आता है बताओ 20 minus, हाँ कितना 20 ठीक है, कर लिया होगा सही तुमने, 20 आता है ये। तो ये सेकेंड। अब इसकी वैल्यू उठा के हम फर्स्ट में पुट करेंगे, तो फर्स्ट में पुट करेंगे तो देख लो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली वन सेट। तो उसमें एन ऑफ ए था मतलब 285, एन ऑफ बी मतलब 195, एन ऑफ सी मतलब 115 माइनस 2 टाइम्स ऑफ ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन वो आ रहा है, तो 70 प्लस 50 प्लस 45 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 20। तो यहाँ से जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 325 आता है। तो यही फाइनल आंसर है, थोड़ा कैलकुलेटिव है अब ये, और कुछ नहीं बाकी, ठीक है। तो लिख लो इसको, ये वाला पेज हो गया। किसी का बाकी तो नहीं, इसमें बस हमने डाटा लिखा है और ये वैल्यू निकाल ले, और फिर जो चाहिए था उसका फॉर्मूला लिखा है। इसमें ये हमें चाहिए था एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, क्योंकि बाकी की क्वांटिटीज तो नोन है। ये निकालने के लिए हमने ए यूनियन बी यूनियन सी की हेल्प ली, तो इस तरीके से, तो वो कितना आ गया 20, और फिर उसको अगेन फर्स्ट में पुट कर दिया, तो फाइनल आंसर आ जाता है 325।
हो गया ये? Yes, sir. ठीक है, तो ये हो गया हमारी सेट से रिलेटेड सारी चीजें। ठीक है, सेट्स हमारा कंप्लीट हो गया है। उसके क्वेश्चंस तुमने 3-3 के वाले तो सेक्शन सी में भी लगाए थे। ठीक, वो भी अच्छे क्वेश्चंस थे, तुम लोगों ने कर लिए, अच्छी बात है वो। और इसमें अब होमवर्क फिर से एक बार लिख लेना ताकि बाद में भूल ना जाऊं मैं। एक्सरसाइज 1 का सेट्स तो अपना हो गया है। एक्सरसाइज 2 होमवर्क लिख लो अभी। एक्सरसाइज 2 इसमें 4 पार्ट्स होते हैं। पार्ट 1 में सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, पार्ट 2 में इंटीजर होते हैं, पार्ट 3 में मल्टीपल करेक्ट होते हैं, पार्ट 4 में कंप्रीहेंशन होते हैं। तो पार्ट 1 में सेट्स के, एक मिनट, कितने क्वेश्चंस है पार्ट 1 में? 1, 2, 3। ठीक है, 3 क्वेश्चंस है, 4 नहीं 3 ही, हाँ 3 ही। तो इसमें 1, 2, 3 ये 3 क्वेश्चंस करने हैं। पार्ट 2 में 4 क्वेश्चंस है, 1, 2, 3, 4। पार्ट 3 में 1, 2, बस 2 ही है, 1, 2। एंड पार्ट 4 में कितने कॉम्प्रिहेंशन है? पार्ट 4 में एक ही कॉम्प्रिहेंशन है, कॉम्प्रिहेंशन 1। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन फर्स्ट। तो ये तुम्हारा होमवर्क है अगले लेक्चर के लिए, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। ठीक है, एक्सरसाइज 2 है, क्वेश्चन की लेवल थोड़ी सी ऊपर रहती है। ठीक, अटेम्प्ट तो पूरा देना, उसके ऊपर समझना उसमें क्या क्या पूछा गया और हमें क्या क्या करना पड़ सकता है। नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस तो कर लूंगा, डाउट लेकिन पूछना अगर आता है तो। ठीक है, तो ये तुम्हारा होमवर्क है। लिख लो इसको जल्दी। हो गया ये? लिख लिया होमवर्क? ठीक है, तो अब अगला देखने वाले हैं हम सब टॉपिक FOM1 का नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, और तुम्हारे पास 10th के मॉड्यूल्स भी है ना? यस सर। तो ये उसका टॉपिक है नंबर सिस्टम, पहला टॉपिक यही है शायद उसमें, नंबर सिस्टम। यही है क्या? Yes, sir. हाँ, नंबर सिस्टम। तो उसमें तो पहले कुछ बेसिक चीजें हम देखने वाले, नेचुरल नंबर क्या है इस तरीके की। ठीक है, तो लिख लो इनकी डेफिनेशन सबसे पहले। वही है, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं नंबर सिस्टम में, उसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं हम। नेचुरल नंबर्स, तो लिखो इसमें काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स, जल्दी जल्दी लिखना है, डेफिनेशन सिंपल से है, ये सभी लोगों को पता है। काउंटिंग नंबर्स 1, 2, 3 dash 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 up to infinity are called as
are called as natural numbers. ठीक है, it is denoted by कैपिटल N एंड उसका सेट जो है ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे हम रोस्टर फॉर्म में, करली ब्रैकेट में 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी। तो ये नेचुरल नंबर्स। फिर उसके बाद है होल नंबर्स। सर पहला चैप्टर रियल नंबर है। हाँ, वही रियल नंबर में वही नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सारी चीजें आती, नंबर सिस्टम ही कह सकते हैं उसको तुम। ठीक है, फिर इसके बाद होल नंबर्स। तो इसमें आएगा नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो are called as whole numbers, It is denoted by कैपिटल W, और उसका जब सेट लिखना है तो 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। पता है तब भी लिख लो इसको, ये कुछ 4-5 चीजें ही तुम्हें बस पता होगी, बाद में आते हैं को प्राइम नंबर्स, ट्विन प्राइम्स, ये में भी पता हो सकते किसी किसी को, किसी को नहीं। हो गया ये? Yes, sir. ठीक है, थर्ड इंटीजर्स। तो लिखो इसमें नंबर्स डैश डैश डैश, इधर से आ रहा हूं मतलब इधर कहां से आ रहे हैं हम, माइनस इंफिनिटी से, -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू डैश 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 इंफिनिटी। ठीक है, इस तरीके के जो नंबर्स है आर कॉल्ड एज इंटीजर्स, are called as integers, is denoted by it is, ये हर जगह ये कर रहा, their set is denoted by, ये कर लेना, their set is denoted by ये कर लेना यहाँ पे, their set is denoted by, I या Z, their set is denoted by I और कैपिटल Z, इससे उनका सेट डिनोट करते हैं। तो I इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाते प्लस, पहले तो 0, फिर उसके बाद +-1 +-2 +-3, इस तरीके की चीजें आ जाती है। अब इंटीजर्स में ही पहला हम देखते हैं, इंटीजर में ही देख रहे हैं इवन इंटीजर्स, ठीक है।
तो इसमें नंबर्स माइनस इन्फिनिटी से आ रहे हैं -4, -2, 0, 2, 4 टू इन्फिनिटी आर कॉल्ड एज इवन इंटीजर्स। इसमें मतलब हमें इवन डिजिट्स दिखते हैं। इवन इंटीजर्स आर इवन इंटीजर्स डिनोट करने का कोई तरीका नहीं है इसका, ठीक है। इवन इंटीजर्स को, तो ये इवन इंटीजर्स है, बस इतना ही ध्यान रख लेना, पता भी होगा। फिर उसके बाद आते हैं ऑड इंटीजर्स। ऑड इंटीजर्स, तो इसमें नंबर्स माइनस इन्फिनिटी, -3, -1, 1, 3 अप टू इन्फिनिटी आर ऑड इंटीजर्स। ये ऑड इंटीजर्स है। ऑड इंटीजर्स मतलब नंबर्स डिविजिबल बाय 2। नंबर्स डिविजिबल बाय 2 ये इवन इंटीजर्स, एंड नंबर्स नॉट डिविजिबल बाय 2 ऐसे भी बोल सकते हो तुम इसको। नंबर्स डिविजिबल बाय 2 इवन इंटीजर्स एंड नॉट डिविजिबल बाय 2 ऑड इंटीजर्स। फिर उसके बाद थर्ड आएगा इसमें पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स, तो पॉजिटिव इंटीजर्स में इंटीजर्स विथ पॉजिटिव साइन, तो डायरेक्टली चलो लिख ही लो वरना पॉइंट वाइज ही चलते हैं। नंबर्स 1, 2, 3 अप टू इंफिनिटी आर कॉल्ड एज पॉजिटिव इंटीजर्स। आर कॉल्ड एज पॉजिटिव इंटीजर्स, तो उनको हम नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स, their set is denoted by I प्लस, सिर के ऊपर प्लस या तो Z प्लस, ये देख लेना I प्लस किसके इक्वल आएगा, ये 1, 2, 3 अप टू इंफिनिटी। तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स इज नथिंग बट आर नथिंग नेचुरल नंबर से, देयर सेट इज इक्वल टू नेचुरल नंबर, ठीक है। फिर उसके बाद नेगेटिव इंटीजर्स, इसमें नंबर्स माइनस इंफिनिटी से आ रहे हैं -3, -2, -1 आर कॉल्ड एज नेगेटिव इंटीजर्स। Their set is denoted by I प्लस I माइनस और Z माइनस, इन दोनों से उसका सेट रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके सेट में एलिमेंट, उसको अगर इससे रिप्रेजेंट करना है सेट बिल्डर से, तो I माइनस में एलिमेंट्स, चलो उल्टा लिख लेते, कोई कुछ दिक्कत नहीं होती इसमें, -2, -1, -2, -3 अप टू माइनस इंफिनिटी। जनरली लिखने का तरीका क्या होता है, लेफ्ट टू राइट होता है, लेकिन सेट में ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी एलिमेंट पहले लिखो कोई भी बाद में। नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। अब ये बताओ 0 कैसा इंटीजर है, नॉट पॉजिटिव, नॉट नॉट पॉजिटिव, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, है कि नहीं, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव 0 है। तो इसी के बेसिस पे एक और टर्म आती है नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स या नॉन नेगेटिव इंटीजर्स।
नॉन निगेटिव इंटीजर्स। तो मैं सीधा इसका अब सेट लिख रहा हूं, ये नंबर वगैरह कुछ नहीं, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका नहीं है। नॉन निगेटिव, तो नॉन निगेटिव मतलब जो निगेटिव नहीं हो सकते हैं। क्या उसमें जीरो आएगा क्या? Yes, sir. सही है, Yes, जीरो sir. निगेटिव थोड़ी है, तो जीरो आएगा। एंड कौन से इंटीजर्स आएंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो ये है नॉन निगेटिव का सेट, नॉन निगेटिव इंटीजर्स का। फिर उसके बाद नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब जो पॉजिटिव नहीं है। तो जीरो पॉजिटिव नहीं है, तो उसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे? जीरो एंड निगेटिव इंटीजर्स, -1, -2, -3 अप टू -इंफिनिटी। क्लियर है दोनों टर्म्स, नॉन निगेटिव एंड नॉन पॉजिटिव? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, बाद में E1 प्लस E1, E1 प्लस ऑड प्लस ऑड, ये सब भी पता होगा क्या होता है। E1 प्लस E1 क्या आता है? E1 प्लस माइनस E1, E1 E1। इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। फिर उसके बाद ऑड प्लस माइनस ऑड, E1 E1। एंड E1 प्लस माइनस ऑड, ऑड ऑड आता है ना। E1 इंटू E1, E1 E1 इंटू ऑड, E1 ऑड इंटू ऑड, ऑड। ऑड। ठीक है, लेकिन रेशियो में इंटीजर आए ये जरूरी नहीं है। ठीक है, इसकी वजह से डिवीजन वाला हम नहीं लिखते हैं। मान लो नीचे वाला डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, नीचे वाला इंटीजर बड़ा है एज कम्पेयर टू न्यूमरेटर वाला, तो वो तो फिर इंटीजर थोड़ी आ पाएगा, वो तो डेसिमल में उसकी वैल्यू आएगी, रैशनल आएगा। तो इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, वो हम देखेंगे बाद में। ठीक है, तो ये हो गया इंटीजर्स। तो इतने इसमें वो कैटेगराइज होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव, नॉन निगेटिव, इवन, ऑड। ठीक है, ये हो गया। Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट अब आएगा प्राइम नंबर्स। कौन सा नंबर चल रहा था इवन के बाद? फोर्थ, इंटीजर के बाद फोर्थ, प्राइम नंबर्स। तो इसमें क्या आएगा? नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स which has only two factors, which has only two factors are called as prime numbers, are called as prime numbers। तो उसमें कौन से आएंगे? इसको रिप्रेजेंट करने का कोई तरीका नहीं प्राइम नंबर्स को, उसका बस हम सेट लिख रहे हैं प्राइम नंबर्स का। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2। 1 अरे 1 नहीं है, 1 का तो एक ही फैक्टर है, 1 इटसेल्फ, और कोई फैक्टर नहीं आता है 1 का, तो 1 प्राइम नंबर नहीं है। 2 आएगा, 2 के दो फैक्टर्स होते हैं, कौन से? एक 1 एंड एक 2, दैट नंबर इटसेल्फ। ठीक है, नेचुरल नंबर्स विच हैज ओनली टू फैक्टर्स, और ये दो फैक्टर्स कौन से होंगे? 1 एंड दैट नंबर इटसेल्फ। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को प्राइम नंबर कहेंगे। यहाँ पे 3 के भी देख लो, 1 एंड 3, तो ये प्राइम नंबर्स है। फिर उसके बाद आता है 5, फिर आता है 7, 9 प्राइम नंबर है क्या? No. नहीं, 9 के तो No. कितने फैक्टर्स आते हैं, मतलब ये किससे डिविजिबल होता है ये बताना है। तो 1 से होता है, 3 से होता है एंड 9 से होता है, तो इसके तो 3 फैक्टर्स हैं।
डिविजिबल होता है मतलब डिवाइड करने के बाद इंटीजर बचना चाहिए, तब जाके हम बोलेंगे डिविजिबल होता है उससे। डिवाइड करने के बाद इंटीजर आना चाहिए तब। हाँ, फिर उसके बाद ये 11 आएगा, 13 आएगा, तो ये प्राइम नंबर्स में आते हैं। 13 के बाद 17, 19, 23 आगे देख लेंगे, ठीक है। फिफ्थ, कंपोजिट नंबर्स। तो इसमें आएगा नेचुरल नंबर्स, natural numbers which has more than 2 factors are called as composite numbers। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है? 4। फिर उसके बाद 6, 8, 9, 10 ये सारे कंपोजिट नंबर्स में आएंगे, क्योंकि इनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, मतलब 2 से ज्यादा नेचुरल नंबर्स इनको डिवाइड करते हैं। निगेटिव इंटीजर्स को हम फैक्टर कह सकते हैं क्या? बोलो। No, sir. तो ये यहाँ तक तो सभी लोगों को पता होगा। उसके बाद है ये को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स या इनको कहते हैं रिलेटिवली प्राइम। रिलेटिवली प्राइम भी कह सकते हैं। 2 नेचुरल नंबर्स लिख लेना इसमें, यह हमेशा पेयर में ही बात होती है इसकी को प्राइम्स की। 2 प्राइम नंबर्स, 2 नेचुरल नंबर्स, 2 नेचुरल नंबर्स whose HCF is 1 are called as co-prime numbers। ठीक है, are called as co-prime numbers। ऐसे 2 नेचुरल नंबर्स जिनका HCF 1 आता है उनको हम को-प्राइम नंबर्स कह सकते हैं। तो ये बताओ 1 के साथ अगर हम कोई भी नेचुरल नंबर लेंगे, उन दोनों की पेयर को-प्राइम में आएगी क्या? 1 के साथ कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, 1, 2, 1, 3, 1, 4, क्या ये को-प्राइम है? Yes, sir. Yes, है sir. ना, ये को-प्राइम है क्योंकि HCF इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF निकालना आता है ना सभी लोगों को, HCF एंड LCM। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, कोई ऐसा तो नहीं ना जिसको दिक्कत है इसमें HCF LCM? कोई अगर है तो बता देना, ठीक है। तो इनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 1 आता है, क्योंकि 1 का फैक्टर तो 1 ही रहेगा। अब ये 2 के 2 फैक्टर्स आएंगे 1, 2, 3 के 2 1, 1, 3, 4 के 3 फैक्टर्स आएंगे 1, 2, 4। लेकिन कॉमन फैक्टर की, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करेंगे तो वो हमेशा इनमें 1 ही रहने वाला है। तो 1 के साथ कोई भी नेचुरल नंबर ले लो तो वो जो पेयर आती है वो को प्राइम की पेयर हम बोल सकते हैं, या रिलेटिवली प्राइम बोल सकते हैं उनको हम, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम 2 प्राइम नंबर्स लेते हैं, कोई भी 2 प्राइम नंबर्स ले लो, क्या इनको हम को प्राइम कह सकते हैं क्या?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कह सकते हैं क्योंकि इसके फैक्टर्स 1 2, इसके 1 3, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो हमेशा 1 आने वाला है, क्योंकि प्राइम नंबर्स के दो ही फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड दैट नंबर इटसेल्फ। तो कोई भी प्राइम नंबर की तुम पेयर ले लो, दो प्राइम नंबर्स के, तो वो हमेशा रिलेटिवली प्राइम रहते हैं क्योंकि उनका HCF 1 आता है। ठीक है। एंड कोई भी दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, कोई भी दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स ले लो, 1 2 2 3 3 4 4 5, क्या ये को प्राइम है क्या? Yes, sir. देख लो अच्छे से। 1 2 HCF 1, 2 3 HCF 1, 3 4 HCF 1, 4 5 HCF 1। तो कोई भी दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स तुम कंसीडर कर लो, नेचुरल नंबर्स, तो उनकी पेयर रिलेटिवली प्राइम रहती है हमेशा। ठीक है, या को प्राइम रहती है। ठीक है। Yes, sir. तो अब ये तो समझ जाओगे तुम लोग, ये लिखने की जरूरत नहीं थी, इसकी वजह से मैंने नहीं लिखवाया। चाहो तो लिख लो अपने इसमें कि टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स और ऑलवेज रिलेटिवली प्राइम, टू प्राइम नंबर्स और ऑलवेज रिलेटिवली प्राइम, वन एंड एनी नेचुरल नंबर, उसके साथ अगर हम कोई भी नेचुरल नंबर लेंगे, वन एंड एनी नेचुरल नंबर, देयर पेयर इज आल्सो रिलेटिवली प्राइम। तो ये हमेशा रिलेटिवली प्राइम या को प्राइम रहते हैं क्योंकि उनका HCF आता है 1। और हाँ, प्राइम नंबर में एक चीज ध्यान रखना, एक ही ऐसा प्राइम नंबर है जो कि कैसा है, इवन है। इसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर्स आएंगे वो कैसे रहेंगे, ऑड। Odd. इसको अच्छे से यूज किया जाता है क्वेश्चन में। एक ही ऐसा प्राइम नंबर रहता है जो कि इवन है, बाकी सारे ऑड हैं, तो कुछ सम ऐसा दे देंगे, उनका प्रोडक्ट ऐसा दे देंगे, उसके अकॉर्डिंगली हमें खुद वहां पे सोचना पड़ेगा कि वो क्वेश्चन देखते हैं हम, उसके टेंशन हम लोग। अभी बस एक ही ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है, बाकी सारे ऑड हैं। तो को प्राइम हो गया। उसके बाद है ट्विन प्राइम्स, 7 ट्विन प्राइम्स। ट्विन प्राइम्स, ट्विन प्राइम्स। तो इसमें टू प्राइम नंबर्स, two prime numbers are called as twin primes. Twin primes if difference between them is 2. डिफरेंस बिटवीन देम इज 2। उनके बीच का जब डिफरेंस 2 रहेगा तो उसको हम कहेंगे ट्विन प्राइम्स। ठीक है। तो ऐसे दो प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस 2 है, तो कौन से आते हैं? सबसे पहली पेयर कौन सी आएगी? 3 और 5. 3 and 5. 3 5 की पेयर, फिर उसके बाद 5 7. 5 7, 7 फिर 11 13. 11 13 17 19। 17 19. तो ये पेयर्स है। ठीक है। नहीं, अगला कुछ नहीं, इसके बाद आता है वो फिर। ठीक, 41 43 ये एक आती है उसके बाद सीधा, एंड 29 31. 29 31 एक आएगा, 29 31। Yes. हाँ, तो ये ट्विन प्राइम्स होते हैं, जिन ऐसे दो प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस आता है 2, ट्विन प्राइम्स। ठीक है।
लिख लो इनको जल्दी से, ये याद ही रखनी है हमें चीजें, क्योंकि ये इसी तरीके से डिफाइन किया जाता है ट्विन प्राइम्स, मतलब दो प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस 2। फिर उसके बाद 8 में है अब रैशनल नंबर्स। ठीक है, यहां से देखो हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने देखा नेचुरल नंबर्स, ठीक है, फिर हमने देखा होल नंबर्स। तो तुम ये बताओ, नेचुरल नंबर क्या होल नंबर का सबसेट है क्या? Yes, sir. Yes, Yes. sir. ठीक है, होल नंबर का सबसेट है। अब तुम ये बताओ, होल नंबर क्या इंटीजर का सबसेट है क्या? Yes. Yes, Yes. sir. ठीक है, अब ये प्राइम और उसकी बात छोड़ दो, प्राइम कंपोजिट की, इसकी बात कर रहे हैं। अब ये बताओ, क्या इंटीजर्स रैशनल नंबर का सबसेट रहेगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. रहेगा ना, रैशनल का, रैशनल को रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। अब ये रैशनल नंबर क्या रियल नंबर्स का सबसेट रहेगा क्या? Yes. Yes, sir. Yes, sir. इस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक हम यहाँ तक पहुंचे थे, इंटीजर में ही हमने बहुत सारे टाइप देख लिए कि ऐसे ऐसे इंटीजर्स वगैरह। ठीक है, अब हम देखने वाले रैशनल, फिर उसके बाद रियल नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले अब रैशनल नंबर्स। तो लिखो इसमें all the numbers that can be represented in the form of p by q, where p and q belongs to integer and q not equal to 0। अगर हम किस नंबर्स को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे p by q, जहां पे p and q belongs to integer and q not equal to 0, are called as rational numbers, लिख लेना यहाँ पे, are called as rational numbers। are called as rational numbers। are called as rational numbers, जिनको हम p by q वाले फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पे p and q इंटीजर्स। ठीक है, फिर उसके बाद देयर से इट इज डिनोटेड बाय q, देयर से इट इज डिनोटेड बाय q। ठीक है, ऐसे नंबर जिनको हम p by q वाले फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पे p and q इंटीजर and q not equal to 0, उनको हम कहते हैं रैशनल नंबर्स, एंड देयर से इट इज डिनोटेड बाय q। एंड फिर उसके बाद आता है इर्रेशनल, 9। इर्रेशनल नंबर्स, इसका उल्टा, ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नहीं, ऑल नंबर्स which cannot be represented in the form of p by q
in the form of P by Q, where P and Q belongs to integers and Q not equal to 0 are called as irrational numbers. इस फॉर्म में हम उनको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, उनको कहेंगे irrational numbers. ठीक है, their set is denoted by Q C, मतलब Q के सिर के ऊपर C या डैश, इस तरीके से उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो ये बताओ पाई कैसा नंबर है? irrational. इरैशनल ना, किसी को ये तो नहीं लग रहा है ना कि वो रैशनल नंबर है? नो सर. नो सर. अभी जब तुम करोगे सर्कल के वगैरह क्वेश्चंस आएंगे तुम्हारे 10th में, उसका एरिया निकालो, उसका ये करो, तो वहां पे ये पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 22/7 के इक्वल आती है. तो वो क्या करते हैं, जो तुम्हारा क्वेश्चन रहता है उसका फाइनल आंसर आने के लिए उस पाई को ये लेने के लिए बोलते हैं 22/7 पाई की जगह पे, क्योंकि पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू उसके इक्वल आती है उस वजह से. लेकिन ये पाई 22/7 के इक्वल नहीं है, और वो जब भी रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से देंगे, ये ले लो, पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसके इक्वल आती है, तो इसकी वजह से तुम यूज करो 22/7. लेकिन 22/7 एक रैशनल क्वांटिटी है एंड पाई एक इरैशनल क्वांटिटी है, तो वहां पे ये कंफ्यूज मत हो जाना कि इसकी जगह पे तो इन्होंने 22/7 यूज किया तो वो कैसे इरैशनल. वो क्वेश्चन में फाइनल आंसर तक पहुंचने के लिए ऐसा करते हैं, पाई के अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसके इक्वल आती है उस वजह से, और कुछ नहीं है रीजन. ठीक है, लेकिन पाई एक इरैशनल है, 22/7 एक रैशनल क्वांटिटी है. ठीक है, यस सर. अब उसके बाद तुम ये बताओ रैशनल प्लस रैशनल कैसा आता है? Rational. ठीक है, रैशनल प्लस माइनस इरैशनल Irrational. एंड इरैशनल प्लस माइनस इरैशनल. बताओ, irrational, थोड़ा सोच मे बी समझ, रैशनल और इरैशनल. सोच समझ के बताओ. Sir, it can be both. इट कैन बी बोथ. ठीक है, मान लो अगर तुमने एक रैशनल नंबर ले लिया √2, दूसरा ले लिया 1 माइनस √2, इरैशनल नंबर, दोनों का सम कैसा आता है? रैशनल आता है. rational, लेकिन अगर तुमने एक ले लिया √2, एक को ले लिया 1 प्लस √2, दोनों का सम Irrational. इरैशनल आता है. तो ध्यान रखना, दो इरैशनल का जो सम या डिफरेंस है इट कैन बी बोथ डिपेंडिंग ऑन द डाटा. ठीक है, जो गिवन रहेगा इट कैन बी बोथ. वहां पे हम उसको इरैशनल ही नहीं कह सकते, वो रैशनल भी आ सकता है. ठीक, फिर उसके बाद रैशनल इंटू रैशनल. Rational. रैशनल इंटू इरैशनल. Irrational. थोड़ा सोच समझ के बताओ. both, Sorry, it can be both. कैसे बताओ, दोनों कैसे हो सकता है? क्योंकि अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे रैशनल को तो 0 आएगा. जीरो से, ऐसा देखो, जीरो से तुम किसी भी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करो, चाहे वो रैशनल रहे चाहे इरैशनल, हमें हमेशा 0 मिलने वाला है, मतलब एक रैशनल क्वांटिटी मिलेगी, है कि नहीं? Yes. तो रैशनल इंटू इरैशनल दोनों हो सकता है. ठीक है, इट कैन बी बोथ. और ध्यान रखना वो रैशनल कब आएगा, रैशनल के लिए बस एक ही कंडीशन है, रैशनल इंटू इरैशनल रैशनल आने के लिए वो रैशनल नंबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी वो रैशनल आता है. अदरवाइज
वो हमेशा कैसा रहेगा, इरेशनल रहेगा। ठीक है, कैन बी बोथ। और ये ब्रैकेट में लिख लेना, प्रोडक्ट इज इरेशनल, रैशनल ओनली व्हेन प्रोडक्ट इज रैशनल ओनली व्हेन, इसी के आगे, ठीक है, Q इज इक्वल टू 0, वो QM में 0 ले ले तभी, इसके अलावा वो कभी रैशनल नहीं आ पाएगा इन दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है, एंड रैशनल इंटू रैशनल, सॉरी, इरेशनल इंटू इरेशनल, both. बोथ, So it can be both. ये भी दोनों वैल्यूज ले सकता है। ठीक है, ये दोनों हो सकता है, इट कैन बी बोथ। क्लियर है? Yes. तो चलो टाइम भी हो गया है अपना, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चंस भी देखेंगे। ठीक है, इन छोटे छोटे पॉइंट्स को कैसे यूज किया जाता है क्वेश्चन में वो हम देखेंगे। ठीक, ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही है। होमवर्क सभी लोगों ने लिख लिया था ना? क्या है? यस सर। ठीक है, तो उसको कंप्लीट करना तुम लोग। नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसको डिस्कस करूंगा। सोचना, वहां पे एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन थोड़े से सोचने वाले होते हैं, खास करके इंटीजर वाले, तो वहां पे सोचना। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही है।